नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, ये जर्नी है आप सभी की, ये जर्नी हम सभी की है। बिना देरी शुरुआत करता हूँ मैं वीडियो की। भारत के हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य संविधान में लिखे गए हैं, और जब नागरिक संविधान को जान लेता है तो कोई भी उसके हक को नहीं छीन सकता। ठीक वैसे ही डाक विभाग में काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के भी अपने संविधान जैसे नियम है, जिनका नाम है जीडीएस एंगेजमेंट एंड कंडक्ट रूल्स 2020। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जीडीएस पर पूरे 31 नियम लागू होते हैं जो आपके हर अधिकार, हर सीमा और हर जिम्मेदारी को तय करते हैं। उनमें से एक सबसे कड़वा सच है रूल 3A, जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि हजारों जीडीएस आज भी इन नियमों से अनजान है, और यही अनजानापन कई बार उनका हक छीन लेता है। आपने ये नियम नहीं पढ़े तो समझ लीजिए आप अपने ही हक के लिए लड़ाई हार चुके हैं बिना लड़े। तो साथियों, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ रूल 1 से रूल 31 तक एकदम आसान भाषा में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपकी जागरूकता के लिए। ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करता हूँ मैं रूल्स की। रूल फर्स्ट कहता है साथियों, इन नियमों को डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के नाम से जाना जाता है। ये नियम अपने परिचालन की तिथि से लागू होते हैं। रूल 2 में कहा गया है कि ये नियम डाक विभाग यानी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला संचार मंत्रालय, और संचार मंत्रालय के अंदर आता है डाक विभाग, उनके जो ग्रामीण डाक सेवक है उन पर ये रूल्स लागू होते हैं। रूल 3 के अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है, यानी डेफिनेशंस बताई गई है, जिसके अंदर पहली है एंगेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर नियुक्ति प्राधिकारी का बारे में हमें बताया गया है कि वह अधिकारी जिसे जीडीएस को नौकरी पर एंगेज करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर आपको बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के रूप में एंगेज किया गया है, तो जिसने आपको ये एंगेजमेंट लेटर इशू किया है वहीं आपका नियुक्ति प्राधिकारी एसएसपी, एएसपी या आईपीओ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये एंगेजमेंट का मतलब समझाना चाहूँगा कि आपको जीडीएस में अपॉइंटमेंट शब्द की जगह एंगेजमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉय, तो उन्हें उनके ज्वाइनिंग लेटर में होता है कि यू आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। और वैसे ही अगर आप जीडीएस हो तो आपके उसमें ज्वाइनिंग लेटर में मिलेगा आपको एंगेज एज ए जीडीएस, जो भी आपकी जो भी पोस्ट है उस हिसाब से। तो दोनों में अंतर ये है कि वो अपॉइंट होते हैं, हम एंगेज होते हैं। वो परमानेंट है, उन्हें परमानेंट वाली सुविधा दी जाती है। हम परमानेंट नहीं, हम पार्ट टाइम है, इसलिए हमें एंगेज किया जाता है, और हमें टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आगे रूल्स में आपको बताया जाएगा। अगर आप कोई भी जीडीएस के इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका ये एंगेजमेंट खत्म किया जा सकता है। इस पे गौर करना बात पर। कहता है अगर आप डाक या रेलवे मेल सेवा के किसी उप प्रभाग में काम कर रहे हैं, यानी सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी हो सकता है। इसके अंदर सहायक अधीक्षक यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, उप मंडल निरीक्षक, सब डिवीजन इंस्पेक्टर और रेलवे मेल सेवा का संबंधित अधिकारी यानी रिलेटेड ऑफिसर हो सकता है। इसका पॉइंट नंबर 3 कहता है साथियों, जब भी जीडीएस नियमों में सरकार शब्द लिखा हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत की केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। कहीं भी अगर राज्य सरकार या कोई और संस्था नहीं हो सकती। अब पॉइंट नंबर 4 कहता है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के 3 प्रकार हो सकते हैं: ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक यानी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। ये एकदम आसान रूल है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। पॉइंट नंबर 5 बताता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सीपीएमजी के बारे में। पॉइंट नंबर 6 बताता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट, और पॉइंट नंबर 7 बताता है पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में। और इसका पॉइंट नंबर 8 कहता है कौन से फैमिली मेंबर्स जीडीएस के परिवार में माने जाते हैं। अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए पति पत्नी, बच्चे, सगे या सौतेले हो सकते हैं, चाहे साथ रहते हो या नहीं। ये सभी जीडीएस के पुरुष परिवार में माने जाएंगे। वहीं महिला जीडीएस के लिए बात करें तो उसका पति, अगर वह उसके साथ रहता है या उस पर निर्भर है, एवं इसके साथ कोई अन्य रिश्तेदार खून या शादी के रिश्ते से जुड़ा हो जो पूरी तरह जीडीएस पर निर्भर हो, विधवा और आश्रित पुत्रवधू भी वह महिला जीडीएस के परिवार में शामिल की जाती है। पॉइंट 9 बताता है मैं अभिलेख अधिकारी के बारे में, और पॉइंट 10 में कुछ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए, डाकघर के मुखिया के लिए, लेकिन कुछ खास तरह के पोस्ट मास्टर शामिल नहीं है, उस बारे में कुछ बताता है। ये भी हमारे लिए जानना उतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट कड़वा सच जीडीएस का रूल नंबर 3A यानी रूल 3A। रूल 3 के अंदर हमें बताया गया है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट जीडीएस, यानी एंगेजमेंट की शर्तें और नियम क्या है। ए सेवक शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 और सिनेटिव। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका बताता है कि किसी भी जीडीएस को एक दिन में अधिकतम 5 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आपकी ड्यूटी 9 बजे से 2 बजे तक है तो ऑफिस में आपसे 2 बजे के बाद रुकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन
ग्राउंड लेवल पर हकीकत आप सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है इसका, ए सेवक शेल नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। जीडीएस को 65 साल की उम्र के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 3 बताता है कि ए सेवक शेल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स द अलाउंस पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एडवेंट मींस द लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जीडीएस को यह लिखित में देना होगा कि उसके पास सरकार से मिलने वाले भत्तों के अलावा भी आय का कोई और साधन है जिससे वह अपने और परिवार का पालन पोषण कर सके। बीपीएम को उदाहरण से मैं समझाता हूँ। बीपीएम को ज्वाइनिंग करते समय यह लिखकर देना पड़ता है कि वह खेती, दुकान या अन्य नौकरी से भी कमाता है, क्योंकि सिर्फ जीडीएस का भत्ता जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। साथ ही बीपीएम, एपीपीएम और डाक सेवक तीनों से लिखाया जाता है। जब आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है या आपको एंगेज कराया जाता है उस समय आपसे ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है कि आप इसके अलावा आपके पास कौन सा इनकम सोर्स है। अगर आपके पास हो या ना हो आपको उसमें भरना पड़ता है, ये एकदम इसकी शर्त है। अगर आप नहीं भर पाते तो आप ये ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसका पॉइंट नंबर 4 कहता है सेवक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट या यूनिट टू अनदर पोस्ट और यूनिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस एंड ग्राउंड। जीडीएस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट या पद में जनहित, प्रशासनिक कारण या विजिलेंस यानी अनुशासन या जांच के कारण ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप बीपीएम पर शिकायत है, बीपीएम या एबीपीएम पर किसी पर भी शिकायत है, किसी जगह की तत्काल जरूरत है तो विभाग बिना उसकी अनुमति से भी ट्रांसफर कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 5, ए सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। आपको बताता हूँ मैं, जीडीएस भारत सरकार की सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं है। ये रूल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5 बताता है साथियों। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आईएएस, आईपीएस या स्थायी डाक विभागीय कर्मचारी जैसे सरकारी स्टेटस वाले नहीं माने जाते हैं, इसलिए पेंशन, स्थायी वेतन और भी कई अन्य सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती है। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6, ए सेवक शैल नॉट बी क्लेम टू बी ए टेपर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी जीडीएस ये दावा नहीं कर सकता कि वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के बराबर है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर विभाग वेतन आयोग के लाभ केवल स्थायी कर्मचारी को देता है तो जीडीएस ये नहीं कह सकता कि हमें भी उतना ही लाभ दो, क्योंकि नियम में पहले से ही कहा गया है कि यह बराबर नहीं है। ये बात लिख दीजिए, कमेंट में डालते रहना, एक एक पॉइंट पर आप कमेंट डालिए क्या सही है क्या गलत है। पोस्ट पॉइंट नंबर 7, रेसिडेंस इन पोस्ट। इसके अंदर साथियों चयन के बाद यानी आपका जो, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जीडीएस को अपने कार्यस्थल वाले जो गांव या डिलीवरी क्षेत्र में रहना पड़ता है। अगर बीपीएम है तो उसे ब्रांच वाले गांव में रहना जरूरी है, और एबीपीएम या डाक सेवक है तो उसने अपने डाक या डिलीवरी क्षेत्र में रहना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह नियम का उल्लंघन माना जाएगा और कार्यवाही हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 कहता है या 8 कहता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस उस जगह में चलेगा जो ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर देगा और जो पोस्ट ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हो। अगर पोस्ट ऑफिस के लिए पहले से कोई जगह यानी कमरा या भवन हो सकता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत आदि द्वारा दी गई है तो उसी जगह इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस के लिए किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ ए सेवक शैल बी परमिसिबल। एक ही जीडीएस को जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा तरह की ड्यूटी एक साथ दी जा सकती है, जो आप बोलते हैं ना कंबाइंड ड्यूटी मिलती है, वह रूल 3 का पॉइंट नंबर 9 बताता है। अब बात करते हैं रूल 3B, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवक। इसके अंदर एलिजिबिलिटीज बताई गई है, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, एलिजिबिलिटी फॉर दिस जॉब, यानी इस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो रूल 3B के अंदर दी गई। आप ज्वाइनिंग या आपको जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी ये इसके अंदर आपकी जो परिपूर्ण है, इसीलिए आप इसमें लगेगा तो ये ऑटोमेटिक है। इसका पॉइंट नंबर 10 सुनिए अच्छे से, टीआरसी। सबसे पहले टीआरसी की फुल फॉर्म समझो, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। साथियों आपको बेसिक पे नहीं मिलता, आपको टीआरसी मिलता है, समझिए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी आपको जो टाइम जितना ड्यूटी आप काम करते हो उस हिसाब से आपको अलाउंस दिया जाता है। आपको ओनली भत्ता मिलता है, और भत्ते में भी भत्ता आपको डीए मिलता है, ठीक है, वो बाद में हुआ था। अब बात करते हैं, 2 प्रकार के लेवल किए गए हैं, 2 प्रकार के स्तर, 4 घंटे का स्तर, 5 घंटे का स्तर। अगर 4 घंटे का स्तर है तो आपका टीआरसी आपको पता है बीपीएम 12,000 और एबीपीएम 10,000। वहीं अगर सेकेंड लेवल है 5 घंटे का स्तर नंबर 2 है तो उसका न्यूनतम टीआरसी होता है एबीपीएम का 12,000 और बीपीएम का 14,500। ये सभी को आपको अच्छे से पता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, जिसके अंदर जॉब प्रोफाइल बताई गई है जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की। सबसे पहले मैं बताता हूँ बीपीएम की जॉब प्रोफाइल, जो कि इस रूल्स में बताई गई है। शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में जीडीएस शाखा डाकघर विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैंडेड डिवाइस यानी स्मार्टफोन जो दिया जाता है उसका उपयोग करके निर्धारित कार्य घंटों के दौरान, यहाँ लिखा गया है निर्धारित कार्य घंटों के दौरान, यानी 4 घंटे या 5 घंटे के दौरान काउंटर संचालन करना शामिल होगा। डाक सुविधाओं का समग्र प्रबंधन, अभिलेखों का रखरखाव, हैंडेड डिवाइस का रखरखाव, ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करना और डाक
का विपणन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाएं और शाखा डाकघर के अधिकार क्षेत्र के भीतर गांवों या ग्राम पंचायतों में व्यवसाय खरीद शाखा पोस्टमास्टर के कंधों पर होनी चाहिए। हालांकि आईपीपी के लिए किए गए कार्य को टीआरसीए की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह एक प्रोत्साहन के आधार पर किया जा रहा है। शाखा पोस्टमास्टर जीडीएस डाकघर का टीम लीडर होगा और डाक परिवहन और मेल डिलीवरी सहित डाकघर के सुचारू और समय पर कामकाज की समग्र जिम्मेदारी होगी। उसे मार्केटिंग, मेलों का आयोजन, व्यवसाय खरीद और आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम और एसएसआरएमएस आदि द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करने होंगे। कुछ शाखा डाकघरों में बीपीएम को एबीपीएम के सभी कार्य करने होते हैं, यानी बीपीएम एबीपीएम दोनों के काम करने पड़ते हैं। ये आपकी उसके अंदर अच्छे से दिया गया है, रूल के अंदर लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में। बात करते हैं एबीपीएम की प्रोफाइल की। सहायक शाखा पोस्टमास्टर की जॉब प्रोफाइल में टिकटों, स्टेशनरी की बिक्री, कन्वेंस और आईपीबी के तहत डोर स्टेप डिपॉजिट, भुगतान, अन्य लेन देन पर डाक की डिलीवरी के सभी कार्य शामिल होंगे। विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैंडेड डिवाइस यानी स्मार्टफोन का उपयोग करके काउंटर ड्यूटी में शाखा पोस्टमास्टर की सहायता करना। हालांकि आईपीबी के लिए कई कार्य जो किए जाते हैं वो टीआरसी की गणना में शामिल नहीं है, जो कि पहले वाला बीपीएम वाला रूल है। यहाँ प्रोत्साहन के आधार से किया जाता है। उन्हें मार्केटिंग, मेलों का आयोजन, व्यवसाय खरीद और शाखा पोस्टमास्टर या आईपीओ, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम, एसएसआरएम आदि द्वारा सौंपे गए कार्य उन्हें करने होंगे। बीपीएम को आदेश दिए जाने पर बीपीएम का संयुक्त कार्य कर्तव्य भी करना पड़ता है। सेवक के जो प्रोफाइल में डाक सेवकों की कार्य प्रणाली में डाक टिकटों, स्टेशनरी की बिक्री, डाक का परिवहन और वितरण और विभागीय डाकघरों आरएमएस में आईपीबी कार्य सहित पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्य शामिल होंगे। रूल 3C वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम यानी स्वैच्छिक निर्वहन योजना। ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियां 20 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद या विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवा मुक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो चुका है, आगे के रूल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अंदर सभी कमेंट करिए, जो मैंने 3 रूल्स बताए हैं और रूल्स के अंदर जो पॉइंट है सभी रूल्स को अच्छे से आप लिख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल रहा हूँ, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, जागरूक हो जाना। सही समय आने पर आपको सभी अधिकार पते होने चाहिए। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जागरूक हो, जागो जीडीएस।